ब्राउनफील्ड एफडीआई के, जिसमें आप पहले से चल रही कंपनी को खरीद लेते हैं। तो नई चीजें बनाने पर फोकस था। ओके, ये तो हुई इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट की बात। लेकिन जो लोग काम करते हैं, मतलब लेबर फोर्स, उनके लिए क्या था? हाँ, उनके लिए भी एक बड़ा कार्यक्रम था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। ये 16 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। श्रमेव जयते। जी, इसका मेन फोकस लेबर रिफॉर्म्स और स्किल डेवलपमेंट पर था। इसके तहत 5 मुख्य योजनाएं थीं। 5 योजनाएं कौन कौन सी? एक था श्रम सुविधा पोर्टल, फिर एक आकस्मिक निरीक्षण योजना। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन। हाँ, यूएन तो सुना है, पीएफ वगैरह के लिए होता है शायद। जी हाँ, वही। इसके अलावा एक अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना थी और एक थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब RSBY, उसका नया रूप। अच्छा, ये श्रम सुविधा पोर्टल और निरीक्षण योजना, ये क्या थे? कुछ ऑनलाइन जैसा? हाँ, श्रम सुविधा पोर्टल से काफी कुछ ऑनलाइन हो गया। कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करना, सब आसान। और हर कंपनी को एक यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN मिला। ओके, पारदर्शिता लाने के लिए। बिल्कुल। और जो रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम थी, वो इंस्पेक्टर राज कम करने के लिए थी। मतलब अब इंस्पेक्शन अचानक होता था और इंस्पेक्टर को 72 घंटे में रिपोर्ट ऑनलाइन डालनी होती थी। ये तो बड़ा बदलाव लगता है। और यूएन का क्या फायदा हुआ? यूएन से सबसे बड़ा फायदा हुआ पोर्टेबिलिटी का। मतलब आप नौकरी बदलें, आपका PF अकाउंट नंबर वही रहेगा। इसे आधार और बैंक अकाउंट से भी जोड़ा गया। सही है। और वो स्वास्थ्य बीमा योजना RSPY। हाँ, RSPY खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए थी, उन्हें हेल्थ कवरेज देने के लिए। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि भारत की लगभग 93% वर्कफोर्स तो असंगठित क्षेत्र में ही है। 93%। बाप रे, काफी बड़ा नंबर है ये तो। जी, और फिर वो अप्रेंटिसशिप वाली योजना थी, जिसमें सरकार ट्रेनिंग के पहले 2 साल के स्टाइपेंड का आधा खर्चा उठाती थी, स्किल बढ़ाने के लिए। स्किल की बात आई तो क्या भारत में स्किल ट्रेनिंग की कमी थी उस समय? हाँ, आंकड़े यही बताते हैं। उस समय भारत में सिर्फ 10% वर्कफोर्स के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग थी। सिर्फ 10%? हाँ, जबकि आप देखिए दक्षिण कोरिया में ये 96% है, जापान में 80%, जर्मनी में 75%। तो हमें इस मामले में बहुत काम करना था। सही बात है। अच्छा, ये तो हुए आर्थिक और श्रम सुधार। क्या कुछ सामाजिक मुद्दों जैसे बाल श्रम पर भी ध्यान दिया गया? हाँ, बिल्कुल। बाल श्रम को रोकने के लिए भी एक अहम कदम उठाया गया। 26 सितंबर 2017 को पेंसिल पोर्टल लॉन्च हुआ। पेंसिल पोर्टल? हाँ, पेंसिल मतलब प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो केंद्र, राज्य सरकारों, NGOs और आम नागरिकों को जोड़ता है बाल श्रम के खिलाफ। अब तो इस पे शिकायत वगैरह कर सकते हैं? हाँ, शिकायत करना, बाल मजदूरी को ट्रैक करना, बच्चों को बचाने में मदद करना, ये सब इस पोर्टल के जरिए होता है। ये तो बहुत जरूरी पहल है। और महिलाओं के लिए भी कुछ था, आपने शुरू में जिक्र किया जी था। हाँ, 8 मार्च 2018 को महिला दिवस पर उद्यम सखी पोर्टल लॉन्च हुआ था। ये खास तौर पर महिला उद्यमियों के लिए था। अच्छा, उद्यम सखी। इसमें क्या मदद मिलती थी? इसमें महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने और चलाने में मदद मिलती थी, जैसे ट्रेनिंग देना, बिजनेस प्लान बनाने में मदद करना, इन्वेस्टर्स से मिलवाना, मार्केटिंग सपोर्ट देना, टेक्नोलॉजी की जानकारी देना, ये सब। वाह, तो मतलब महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा कदम था। बिल्कुल। ये सब तो देश के अंदर की बातें हुई। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेबर को लेकर कुछ हुआ? ILO वगैरह का जिक्र था? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। मार्च 2017 में भारत ने ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 बहुत जरूरी समझौतों को मंजूरी दी, रैटिफाई किया। कौन से समझौते थे ये? एक था न्यूनतम आयु समझौता 1973 का, कन्वेंशन नंबर 138। ये कहता है कि काम करने की कम से कम उम्र तब होनी चाहिए जब बच्चे की अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए। मतलब कम से कम 15 साल? हाँ, कम से कम 15 साल, और अगर कोई खतरनाक काम है तो 18 साल। और दूसरा समझौता? दूसरा था बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर समझौता 1999 का, कन्वेंशन नंबर 182। ये कहता है कि बाल श्रम के जो सबसे बुरे रूप हैं, जैसे गुलामी, बच्चों की तस्करी, उन्हें वेश्यावृत्ति या पोर्नोग्राफी में धकेलना, ड्रग्स जैसे गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल करना या बहुत खतरनाक काम करवाना, इन्हें तुरंत खत्म करना होगा। और इसमें बच्चे की उम्र क्या मानी गई? इसमें 18 साल से कम के हर व्यक्ति को बच्चा माना गया है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, मेक इन इंडिया, श्रमेव जयते, पेंसिल पोर्टल, उद्यम सखी और ये ILO कन्वेंशंस, तो कुल मिला के तस्वीर क्या बनती है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है
कि ये सारी पहलें एक बड़े सरकारी प्रयास का हिस्सा थीं। कोशिश थी आर्थिक विकास को एक दिशा देने की, लेबर सेक्टर को फॉर्मल बनाने की, वर्कफोर्स को स्किल देने की, उद्यमियों, खासकर महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने की। और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने की। हाँ, और इसके लिए पॉलिसी और टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दोनों का इस्तेमाल किया गया। और अगर आप देखें तो ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब आपके पास स्किल्ड लेबर होगी, जिसके लिए श्रमेव जयते हैं। सही बात है। और साथ ही काम करने का माहौल भी नैतिक होना चाहिए, जिसके लिए आईलो कन्वेंशंस और पेंसिल पोर्टल जैसी चीजें हैं। उद्यम सखी जैसी पहल दिखाती है कि विकास में सबको साथ लेकर चलना है। मतलब सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। बिल्कुल। और इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है। खासकर जैसा हमने पहले बात की, ग्रीनफील्ड एफडीआई पर ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना और लोगों की स्किल लगातार बढ़ाते रहना। हाँ, इन योजनाओं का स्केल और एम्बिशन तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। जी, वही बात है, पैमाना काफी बड़ा है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत की इतनी बड़ी आबादी और इन योजनाओं के इतने बड़े पैमाने को देखते हुए क्या भविष्य में कुछ ऐसे अनपेक्षित परिणाम या नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं जिनके बारे में शायद अभी हमने सोचा भी ना हो? इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।